Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है द आइलैंड। तो कहानी की शुरुआत में हमें न्यूज में बताया जाता है कि एक मेटेओराइड जो कि धरती की ओर तेजी से आ रहा है और किसी भी समय वो यहाँ आकर धरती को नष्ट कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हम मैडी और जियाओ को देखते हैं जो कि एक कंपनी में काम करते हैं और आज इनकी ट्रिप भी कहीं जा रही है। मैडी ने बहुत सालों बाद आज लॉटरी टिकट भी खरीदी है जिससे उसे उम्मीद है कि वो उसको जरूर जीतेगा। अब इसके बाद सभी एक साथ होते हैं जहां पर इनकी कंपनी का प्रेसिडेंट आकर बताता है कि हमारे शेयर आसमान को छू रहे हैं, इसीलिए इस महीने की सैलरी में आप सभी को 10% का इंक्रीमेंट दिया जाता है। जो सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये क्या मैडी लगता है कि कुछ ज्यादा ही खुश है क्योंकि उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। दरअसल दोस्तों उसने वो 60 मिलियन युआन की जो लॉटरी खरीदी थी वो जीत चुका है, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे वहीं नाचना कूदना शुरू करता है। ये देखकर सभी को लगता है कि शायद उसे सैलरी हाइक से ज्यादा खुशी हो रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो मिलियनर बन चुका है। खैर इसके बाद वो सभी अपने अपने में मस्त हो जाते हैं, लेकिन इतने में एक बंदा देखता है कि एक ऊंची लहर इनकी ओर आ रही है जो कि कुछ ज्यादा ही ऊंची है। सभी ये देखकर एक पल के लिए बहुत डर जाते हैं और उनका डर तब बढ़ जाता है जब इतने में उसी लहर में एक कार्गो शिप उनकी ओर आ रही थी। वो कोच को फौरन दूसरी ओर घुमाते हैं जिससे कि वो पानी के नीचे चले जाते हैं। बड़ी सी वेल को देखते हैं जो देखकर इनकी फट के फ्लावर हो जाती है। अब वो कहाँ जा रहे हैं इन्हें भी खुद पता नहीं, क्योंकि लहरें इन्हें अपने साथ जहां लेकर जा रही है वो जा रहे हैं। इन सभी की आंख जब खुलती है तो ये लोग किसी चट्टान के ऊपर होते, वही इनकी बोट भी जो कि क्रैश हो चुकी है और अब वो चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैडी फौरन से अपने लॉटरी टिकट को चेक करता है जो ठीक था, चलो अभी संभावना है अमीर होने की। इधर सभी लोग घबराए हुए हैं, उन्हें उल्टियां हो रही है। इतने में मैडी को शीना की आवाज आती है। वो उसे बचाने के लिए जंगल में जाता है जहां उसका पैर एक पत्थर के नीचे आ गया था। उसे वो बाहर निकालता है। इतने में हम बाहर प्रोफेसर विल को देखते हैं जो सभी को बता रहे थे, मैंने सुना है कि न्यूज में एक मेटेओराइड हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा था। अब तक तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया होगा। किसी को भी उसकी इन बातों पर यकीन नहीं होता, खासकर मैडी को, जो सभी के सामने कह देता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। अभी अभी तो मैंने लॉटरी जीती है, कम से कम थोड़ी दिन अमीरों की तरह तो मैं जी लूं। वो कहता है कि हमें कुछ भी करके इमरजेंसी सिग्नल देना होगा, लेकिन इतने में वहां पर तेज बारिश होने लगती है और इसीलिए सभी पास के एक पत्थर के नीचे जाकर छुप जाते हैं और खुद को भीगने से बचाते हैं। अगली सुबह रिक इन लोगों को लेकर जंगल में जाता है जहां उसे एक फल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, उसके सिवा किसी को भी पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तो वो खुद चलता और सभी को वो फल ला कर देता है, जिसको खाकर उनकी भूख थोड़ी कम होती है। देन ये लोग अपनी लाइफ जैकेट से वहां पर SOS का साइन बना देते हैं। अगर आपको SOS का फुल फॉर्म पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद कुछ लोग बस में मिले कुछ टूल की मदद से एक रेडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी से तो बात कर सकें वो, लेकिन दोस्तों ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। ये लोग एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, ना कि इंजीनियर। वहीं प्रेसिडेंट के कहने पर एक लड़का बस को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसमें आग लग जाती है जिससे उसका मालिक उसे बहुत गुस्सा करता है। तो प्रेसिडेंट गुस्से के मारे चिल्लाना शुरू करता है कि अभी उसके पास इतना पैसा है कि वो एक शिप भी खरीद सकता है, लेकिन इस समय वो पैसा सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं है। इस दौरान हम दो लोगों को भी देखते हैं जो कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे। वो बात कर रहे होते हैं कि ये फल अच्छे टेस्ट नहीं कर रहे, जो कि रिक सुन लेता है और वो उन्हें लात मारते हुए कहता है कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाकर खुद तोड़ लाओ और खा लो। यहाँ पर तुम सब बस एक आदमी हो, एक आम आदमी, ना कि मैनेजर। अब रिक उन सभी को जंगल के अंदर एक बड़ी गुफा में लेकर जाता है और बताता है कि आज से यही हमारा घर है, हम सभी यही रहेंगे जब तक कोई मदद नहीं आ जाती। रिक वहां आग भी जलाता है। इस बीच मैडी तो अपनी ही दुनिया में था, वो शीना को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा रहता है। कुछ देर बाद शीना बाहर जाकर तेज तेज चिल्लाने लगती है। एक तो पहले से वो इतना परेशान थी, ऊपर से ये सारी परेशानी उसे और गुस्सा दिला रही है। वहीं अंदर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम रिक को अपना लीडर चुन लेना चाहिए क्योंकि उसे सरवाइव करना आता है। वो हमारा बियर ग्रिल्स है, उसकी वजह से हम सभी लोग अभी तक तो जिंदा है। अब सब मान जाते हैं और रिक भी उनके ऑफर को मंजूर कर लेता है क्योंकि इसमें उसका फायदा था। लेकिन कंपनी के मैनेजर और प्रेसिडेंट को ये बात नाखुश लगती है क्योंकि लीडर तो वही थे। खैर अब अगले दिन रिक सभी से कहता है कि हमें नहीं पता कि हम कब तक यहाँ से घर को लौटेंगे, इसीलिए जब तक हम यहाँ पर हैं हम सभी को टीम की तरह काम करना होगा। एक टीम खाना बनाएगी, एक टीम खाना लेकर आएगी और एक पानी लाएगी। अगर सब अच्छे से काम करेंगे तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ रिक के ऊपर लीडरशिप का घमंड चढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना दबदबा बनाना चाहता था, इसीलिए सभी के ऊपर दबाव जमाना शुरू करता है। पर कहीं न कहीं खाने की कमी तो होने लगती है।
वहीं एक दिन मैडी उसके रूल को तोड़कर जंगल में अकेला चला जाता है और वहां सभी चीजों को गौर करता है और खुद भी कुछ चीजें करने की कोशिश करता है। पर जब वो वापस आता है तो रिक उसे बहुत सुनाता है और जब शीना उसको खाना देने की कोशिश करती है तो उसके खाने को फेंक देता है और मैडी को पेड़ से उल्टा लटका देता है। सजा के तौर पर सभी को बहुत डरा रही थी। तो रिक उनसे कहता है कि अगर किसी ने भी उसके रूल्स को तोड़ा तो इससे भी बुरा सजा मिलेगी। इन सब के बीच जियाओ को अपने भाई की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जाकर उसे फ्री कर देता और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि जो उन्होंने छोटी सी राफ्ट बनाई है उसकी मदद से कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब जब सुबह होती है तो मैडी शीना को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो इनकार करती है। शीना उन्हें समझाती है कि इस छोटी सी बोट से तुम समुंदर पार नहीं कर सकते, अपनी जिद को छोड़ो, जो कि सच भी था। इतनी ऊंची लहरों में इनकी बोट की धज्जियां उड़ जाएंगी। तब मैडी उसे वही अपने दिल की बात कह देता है और कहता है कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम हमेशा परेशान रहती हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैंने ये लॉटरी की टिकट तुम्हारे लिए ही खरीदी ताकि हम दोनों साथ में अच्छे से रह सकें। ये कहकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है पर शीना उससे दूर हो जाती है, जिससे मैडी का दिल टूट जाता है और वो अपने भाई के साथ उस छोटी सी बोट से निकल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जिसके ऊपर बैठा मैडी अपने भाई से कहता है कि मैंने बचपने में बहुत गरीबी देखी है, इसीलिए जिस दिन मैं शहर पहुंच गया इन पैसों से सब कुछ खरीदना चाहूंगा जो कि एक अमीर आदमी के पास होता है। एक ऐश भरी जिंदगी में जीऊंगा। इतने में उन्हें समुद्र में एक पोलर बियर मरा हुआ दिखता है, जो देखकर उन्हें लगता है कि शायद अंटार्कटिका में तो पानी नहीं भर गया या फिर सच में दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन उनके खाने का इंतजाम तो फिलहाल हो गया था, इसीलिए वो दोनों उसको लेकर वापस आ जाते। सभी खाने को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन रिक उन्हें सजा देता है क्योंकि उन्होंने उसके रूल्स को तोड़ा था। रात होने पर रिक सभी को सोने नहीं देता, वो उनसे लगातार काम करवाया जा रहा था, जो देखकर सभी लोगों को अब गुस्सा आने लगता है। उन्हें लगता है कि अब रिक का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो किसी तानाशाह की तरह काम करवा रहा है, जो कि सच भी था। वो किसी को आराम करने का टाइम दे ही नहीं रहा था। इसी बीच हम एक दिन प्रेसिडेंट ज़ैंग को देखते हैं, जो कि चट्टान पर खड़े होकर अपनी बेटी की फोटो देखकर उसे बहुत मिस करते हैं और फिर वो अपने सारे पैसों को भी फेंक देते हैं क्योंकि अब वो किसी भी काम के नहीं रहे। अब जब उन्हें और मैडी को फल तोड़ने के लिए भेजा जाता है तो पूरे दिन साथ में रहने के कारण उनके बीच दोस्ती हो जाती है। ज़ैंग को समझ आता है कि मैडी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उससे कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद दोनों ही गुफा में आकर सभी को बताते हैं कि शायद सच में दुनिया खत्म हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो हम इस धरती पर बचे आखिरी इंसान है, इसीलिए हमें इस तानाशाह के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। हमें कुछ करना होगा, तभी यहाँ से हम निकल सकेंगे। उसकी इस बात से रिक चिढ़ जाता है और कहता है कि जिसको भी इस पागल की बात पर यकीन हो रहा है वो मेरी इस गुफा से बाहर जा सकता है। अब ये लोग दो गुट में बढ़ जाते हैं। मैडी, जियाओ और कुछ लोग ज़ैंग के साथ आ जाते हैं, तो वहीं शीना, प्रोफेसर और कुछ लोग रिक के साथ हो जाते हैं। अब ये लोग वहां से बाहर आते हैं और चलते चलते एक टूटी हुई शिप तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर इन्हें काफी कुछ मिलता है, जैसे कि पेट्रोल, मछली पकड़ने वाली जाल और भी बहुत कुछ। पर वहां जाकर सभी को इस शिप के बारे में वो बता देती है, तो वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं रहने का डिसाइड करते हैं। तब ज़ैंग उनसे कहता है कि यहाँ पर सभी को एक ही बनकर रहना होगा, यानी कि एक साथ एक रूल होगा, और अब से अगर किसी को कोई सामान लेना होगा तो वो करेंसी का इस्तेमाल करेगा, जो कि अब ताश के पत्ते होंगे। रिक को यह आइडिया पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अपने लोग लेकर चला जाता है। तब मैडी उसे याद दिलाता है कि हमें यहाँ पर रहना नहीं है, बल्कि यहाँ से जल्द घर जाना है। पर ज़ैंग भी यहाँ अपनी असलियत दिखा ही देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम दोनों को जाना है तो जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। दोनों भाइयों को ये बात बुरी लगती है, इसीलिए वो वहां से चले जाते। अब जंगल में जाने पर उन्हें थोड़ी खोजबीन करने के बाद एक क्रैश हेलीकॉप्टर मिलता है, तो उसके ही अंदर वो अपना गुजारा करते। लेकिन मैडी की बड़ी दुविधा थी, उसे किसी भी हाल में आने वाले 27 दिनों में उस लॉटरी के टिकट को विड्रॉल करना था, वरना उसके ये 60 मिलियन वेस्ट हो जाएंगे। एक तरीके से वो कोशिश तो करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। अब तो उसके दिन भी गुजारना मुश्किल हो रहे थे, इसीलिए दोनों ही भाई वापस शिप पर लौट आते हैं, जहां का पूरा माहौल चेंज हो गया था। इन 60 दिनों में लोगों ने ज़ैंग को अपना लीडर मान लिया था, जिसने वहां पर वो करेंसी वाला रूल लगा दिया है, और रिक के टीम के कुछ लोग भी वहां पर आ गए हैं, जिसमें शीना भी थी। वो सभी उन ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके सामानों का लेन देन करते हैं। इतने में ज़ैंग आता है, जिसे मैडी मछली जाल उधार मांगता है, पर वो बिना करेंसी के उसे कुछ नहीं देने वाला, जो कि उसके पास तो है ही नहीं, और करेंसी तो उसके पास है ही नहीं। इसीलिए वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और उसे बहुत मारता भी। अब 90 दिन बीत चुके हैं और दोनों की हालत बहुत बेकार है। उन्हें नहीं पता कि अब वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे।
वहीं मैडी भी बेचारा अब टूट चुका है क्योंकि लॉटरी का टाइम तो निकल गया है। उसके हाथ से 60 मिलियन युआन कब के निकल चुके हैं। मतलब इतनी बेकार किस्मत किसकी हो सकती है। अब एक दिन जब ये दोनों ऐसे ही उदास भूखे प्यासे बैठे होते हैं तभी अचानक से आसमान से मछलियां गिरना शुरू हो जाती है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में। लगता है ऊपर वाला मेहरबान है, जो देखकर मैडी समझ जाता है कि उसकी लॉटरी तो लग चुकी है, लेकिन पैसों की नहीं बल्कि इन चीजों की। दोनों ही भाई उन मछलियों को खूब खाते हैं और फिर उन सभी को स्टोर करके रख लेते हैं। तब मैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो इन मछलियों का व्यापार करे रिक की टीम से और उसके बदले में उन्हें वो आइटम ले दे जिन्हें बेचकर वो करेंसी को हासिल कर सकता है। जियाओ को भी ये ठीक लगता है, इसीलिए वो दोनों रिक के पास जाकर उन्हें ये मछलियां बेच देते और उन्होंने उन मछलियों को 2 हिस्से में कर दिया था। वहीं ज़ैंग की टीम भी अब उनसे डील करने लगी थी। देखते ही देखते दोनों ही ग्रुप में होड़ लगी थी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा मछलियां खरीदनी थी, जिसके चलते दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और ये दोनों भाई बड़े ही आराम से ये सब देख रहे थे। यही तो वो चाहते थे, उन्हें किसी भी हाल में यहाँ का लीडर बनना था, जो कि अब वो कहीं ना कहीं बन भी गए थे। रात होने पर वो सभी के सामने ऐलान करते हैं कि अब हम यहाँ से किसी दूसरे आइलैंड की खोज में जाना चाहिए, जहाँ पर शायद इंसान हो जो कि हमारी मदद कर सके। लेकिन ज़ैंग उनसे कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, बस यही एक पृथ्वी का टुकड़ा बचा है। यहाँ मैडी का कहना था कि उसने और उसके भाई ने मिलकर कुछ आविष्कार किए हैं जिसकी मदद से वो अपनी बस को ठीक कर सकते हैं, और हमने लाइट भी बना लिया है, उसकी मदद से हम सभी यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ लोग उसके साइड आ जाते हैं और फिर मैडी अपना काम शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये लोग अपनी बस को पत्थरों के बीच से जितनी जल्दी हो सके निकाल देते हैं। वहाँ एक लकड़ी का स्टैंड भी बनाते हैं। वहीं जियाओ ने हल्की फुल्की लाइट का आविष्कार किया था, जो कि उस बोर्ड से मिले पेट्रोल से बनी थी। कुछ बैटरीज थी जिससे उन्होंने फोन भी चार्ज किया था, जिसमें वो उन्हें उनके करीबियों की फोटो देखता है जो उन्हें महीनों बाद देखी थी। देन मैडी उन्हें सलाह देता है कि हमें मौसम और टाइम का ख्याल रखना होगा, उसे हर समय चेक करते रहना होगा, तभी सही होगा। समय के साथ साथ अब सभी लोग मैडी को अपना लीडर मानने लगे थे और एक दिन उसने पूरे शिप को जगमगा दिया, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं, डांस भी करते हैं। ऊपर बैठे दोनों भाई उन्हें देख रहे थे किसी लीडर की तरह। अब एक रात दोनों भाई और रिक को कोई आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर मैडी कहता है कि ये आवाज तो मैं हर 10 दिन में सुनता हूँ, लेकिन कभी पता नहीं लगा कि ये कहाँ से आ रही है। पर उस दिन उन्हें पता चल जाता है कि यह दरअसल एक शिप की है जो कि उनके काफी पास से गुजर रही है, जो देखकर रिक बहुत खुश होता है और जाकर सभी को बताने को कहता है। पर ये दोनों खुश नहीं थे, क्योंकि इन्हें फिर से गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी थी। इसीलिए इन्होंने शिप पर अफवाह फैला दी कि रिक पागल हो गया। उसे किसी भी बात पर कोई भी यकीन ना करे, सभी उसकी बात को मान लेते हैं और रिक को बुरी तरह से बुली करना शुरू करते हैं, जो देखकर कहीं न कहीं मैडी को बुरा लगता है। वहीं जियाओ ज़ैंग से उसकी बेटी की वीडियो डिलीट करने की धमकी देकर उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा लेता है और फिर अपने भाई से कहता है कि हम एक काम करते हैं, इस शिप के फ्यूल पाइप को तोड़ देते हैं और इंजन को भी निकाल लेते हैं, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, इन्हें यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन उसके ये सेल्फिश प्लान को सुनकर मैडी खुश नहीं था। अब एक दिन मैडी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ले जाकर एक जगह पर बैठा देते हैं। दरअसल वहां शीना उससे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर ये क्या, मैडी तो खुश नहीं है। वो सभी से कहता है कि मैंने आप लोगों से झूठ कहा कि रिक पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो कुछ भी कह रहा था वो सच है। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि मैडी पागल हो चुका है। वहीं रिक ने तो खुद को पागल मान भी लिया है, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें इतना सताया था कि उसका दिमाग ही घूम गया है। पर अब कोई भी मैडी की बात नहीं मानता। वहीं शीना को लगता है कि मैडी उसे बस इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी ही कहानी चलती रहती है और फिर एक दिन जियाओ अपने भाई को बताता है कि अब ज़ैंग की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, इसीलिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। उनकी ये सारी बातें रिक भी सुन रहा था। तब मैडी उसे भी खुद के प्लान में शामिल कर लेता और फिर उस रात वो लोग सभी को खूब शराब पिलाते। वहीं रिक भी शिप की फ्यूल पाइप को खोल देता है और पूरे शिप में पेट्रोल डाल देता है। वहीं नीचे मैडी अब शीना को एक मशाल देता और कहता है कि इस शिप को फेंक कर उसे जला दो। लेकिन किसी को भी उसका यह आइडिया पसंद नहीं आता, जियाओ को भी नहीं, क्योंकि ऐसे उन्हें उनके प्लान के बारे में पता चल जाएगा। पर मैडी के तो कुछ और ही प्लान होते हैं। जैसे ही उस शिप पे आग लगती है, वो उन प्रॉपर्टीज के पेपर को जला देता है, जो कि जियाओ ने जबरदस्ती ज़ैंग से साइन करवाए थे। ये देखकर जियाओ तो एकदम पागल हो जाता है। सभी उस शिप को जलता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आते हैं, क्योंकि अब वो कहाँ रहेंगे, और इसीलिए वो मैडी का पीछा करते हैं, जो भागते हुए एक पहाड़ी पर चला जाता। इतनी में उसका पैर स्लिप हो जाता और वो सीधा नीचे गिरने लगता। तब वो शिप को देखता है जो कि उनकी ही ओर आ रही थी। सुबह होने पर हम मैडी को किनारे पर देखते हैं। वो जिंदा था। जब अपनी वो आंखें खोलता है तो वहां पर सिर्फ वो जला हुआ शिप और शीना दिखती है, जिससे वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए।
तो वो बताती है कि सभी चले गए, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए जब अगली बारी वो आएंगे तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर मैडी हंसने लगता है और वो भी उसे देखकर हंसती है और इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।